कैसे हैं आप लोग। आज फिर एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे हम लोग। वो है विश्वविख्यात विश्वविद्यालय। कौन? नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय। यह भारत का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा क्या था? ज्ञान का केंद्र। ज्ञान का केंद्र था। कौन? नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 427 ईस्वी पूर्व में 427 ईस्वी में कौन? गुप्त वंश के शासक। किस वंश के शासक? याद रखिएगा, गुप्त वंश के शासक। कौन? सम्राट कुमार गुप्त के द्वारा कब? 427 ईस्वी पूर्व में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यह विश्वविद्यालय हर दृष्टि से बड़ा था। नालंदा विश्वविद्यालय 30 एकड़ में फैला हुआ था। कहा जाता है कि इसमें जो रूमों की संख्या थी वह 300 था। नालंदा विश्वविद्यालय में 300 कमरे थे। 300 और 7 बड़ा हॉल था। 7 बड़े हॉल। 30 बड़े कमरे। सोच सकते हैं कितना बड़ा? 300 बच्चों के पढ़ने के लिए रूम था और 7 बड़े हॉल था जहां पर अध्यापकों की असेंबली सभा लगती थी, बैठक होती थी। कहां होती थी? इसमें। और इसमें एक बड़ा पुस्तकालय भी था। एक बड़ा पुस्तकालय था जिसमें कहा जाता है कि 90 लाख पुस्तकों की रखा जाता था। 90 लाख पुस्तक था उसमें। किसमें? नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में 90 लाख पुस्तक थी। यहां विश्व के लगभग सभी देशों से, चीन, जापान, कोरिया, ईरान, मंगोलिया, मिस्र, तिब्बत आदि देशों से यहां पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी आते थे। यह आवासीय विद्यालय था। याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय जो था आवासीय विद्यालय था। आवासीय विद्यालय, यहां बच्चों को रहने के लिए व्यवस्था थी। यहां पर जो अध्ययन करता था उसको विश्वविद्यालय खाना पीना रहने सारी व्यवस्थाएं क्या करता था। और इसमें पीने को, उसमें पानी था, इसमें कुआं होता था। उसमें पानी पीने के लिए कुआं की व्यवस्था होती थी। नालंदा विश्वविद्यालय में कुआं की व्यवस्था होती थी। कुआं से यहाँ लोग पानी पीते थे। उस पर कुआं की व्यवस्था थी, ये लोग पानी पीते थे। कहा जाता है यहां इसकी विस्तृत जानकारी जो मिलती है वह मिलती है चीन के महान दार्शनिक और बौद्ध भिक्षु हेन सांग। क्या लिखेगा? लिखेगा चीन कि जो महान दार्शनिक थे हेन सांग, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, जो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में विस्तृत जानकारी दिए थे। और यह खुद हेन सांग खुद शिक्षा ग्रहण किए थे नालंदा विश्वविद्यालय में। कहा जाता है कि इसमें जो भी विद्यार्थी प्रवेश लेता था वह मौखिक परीक्षा के आधार पर, मौखिक उसे पूछा जाता था। और जो परीक्षा में मतलब कैसे कहा जाए कि बौद्धिक क्षमता के आधार पर वहां जो स्टूडेंट जो क्लास लेता था, जो एडमिशन होता था, वह बौद्धिक क्षमता के आधार पर वहां पर बच्चों का एडमिशन लिया जाता था। कहा जाता है कि गुप्त वंश के पतन के बाद हर्षवर्धन,
और पाल शासकों ने नालंदा विश्वविद्यालय का संरक्षण दिया। हर्षवर्धन और पाल शासकों ने इसका संरक्षण दिया। 12वीं शताब्दी तक ये पूरे दुनिया में ज्ञान का अलग जगाता रहा। लेकिन 13वीं शताब्दी आते आते, इसे 1227 कहा जाता है, लेकिन हम लोग याद रखें 13वीं शताब्दी में एक घटना घटी। घटना क्या घटी? तुर्क आक्रमणकारी कौन? बख्तियार खिलजी या फिर बख्तियार खिलजी क्या किया कि इसने नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया, आग के हवाले कर दिया। कहा जाता है कि 3 महीना तक आग की लपटें उठती रही। सोच लीजिए कि कितना भयावह इसे आग लगा था। और यह तहस नहस कर दिया कौन? बख्तियार खिलजी ने इसको पूरे तहस नहस करके छोड़ दिया। अब बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय का। देखे हुईगा कि छत नहीं है। अभी खंडहर देखिएगा तो उसमें छत नहीं है। छत क्यों नहीं है? वही आग के कारण, क्योंकि वह छत जो बना हुआ था चूना और सुर्खी का बना होता था। अभी बहुत सारे घरों में चूना और सुर्खी का बना होता था, जिसमें चूना मिलता था, कत्था मिलता था और ईंटा को फोड़ करके उसका चून बनाया जाता था। इसको मिला करके ढलाई किया जाता था। इसमें आग की लपटें धर लेती है, तो यही आग की लपटें के कारण वो छत तहस नहस हो गया। नालंदा विश्वविद्यालय में चिकित्सा, ज्योतिषी, अर्थशास्त्र, इतिहास आदि की पढ़ाई होती थी। लेकिन खिलजी के कारण ये सारे क्रियाएं बंद हो गई और नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास बन करके रह गया। लेकिन वर्तमान में केंद्र राज्य सरकार के कारण आज पुनः नालंदा विश्वविद्यालय सुचारू तरीके से चलाई जा रही है। यह बिहार के लिए नालंदा विश्वविद्यालय आन बान शान भी है, क्योंकि बिहार हमेशा दुनिया को कुछ न कुछ देते आया है। प्राचीन काल से ही बिहार दुनिया को बहुत कुछ दिया है और आज वर्तमान समय भी नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का केंद्र बना हुआ है।